हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 27 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 27 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत करेंगे हम लोग। कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे आप लोगों ने अच्छे तरीके से मनाया होगा। शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के रिवीजन से। रिवीजन कब का? रिवीजन सैटरडे का पहले, क्योंकि कल संडे था और संडे को हम लोगों ने वीकली रिवीजन किया था। तो वीकली रिवीजन की भी वीडियो देख लिया करो। सप्ताह भर में जो भी पढ़ाया गया रहता है उसका टॉप 30 निचोड़ लाके दिया जाता है संडे को, तो आप लोग उसका रिवीजन भी कर लिया करो। चलिए शुरुआत करेंगे डेली करंट अफेयर के रिवीजन से। हम लोगों ने 25 जनवरी को पढ़ा था कि 25 जनवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है महेश कुमार अग्रवाल को। इसके अलावा सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, जो कि 2028 तक पूरा लॉन्च करेंगे। इसके अलावा अमेरिका जो है ये जन्मजात नागरिकता पर रोक लगा दिया है। हालांकि वहां के न्यायाधीश ने इस पर रोक लगा दी। जन्मजात नागरिकता देने से रोक लगाया ट्रंप ने, और ट्रंप के डिसीजन पर रोक लगाया वहां के न्यायाधीश ने, है ना। इसे असंवैधानिक बताया है। और अभी केरल राज्य सरकार ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च की हुई है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित हुआ। रिलायंस पावर का सीईओ बनाया गया है नीरज पारेख को। इसके अलावा चौथे स्थान पर भारत रहा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, हर बार की तरह। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना रहा। कर्नाटक में दुर्लभ उमा महेश्वर की धातु की मूर्ति खोजी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, ये थी इस बार की थीम। फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आयुष्मान खुराना। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो आपने सैटरडे को पढ़ा था। उनका आपने रिवीजन किया है वन लाइनर फॉर्म में। वन लाइनर आपको पोस्ट किया जाता है यूट्यूब कम्युनिटी पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी। जो लोग वन लाइनर से पढ़ना चाहते हो रिवीजन के लिए, ठीक है, मैं वन लाइनर को तैयारी के पर्पज से कभी रिकमेंड नहीं करता। वन लाइनर को रिवीजन पर्पज से आप याद रखना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बाकी डिटेल क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलता है। चलिए पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को भारत का कौन सावां गणतंत्र दिवस मनाया गया? हर बार ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ, रहता तो इजी है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट मैं बताता हूँ हर बार हर साल, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। 26 जनवरी को हल्के में मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन इसके रहते हैं ऐसे जो ध्यान में नहीं रहते हैं, है ना। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन देखना। इस बार 26 जनवरी 2025 का कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो आप बताओगे 76वां था। हम लोग 75 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके, 76 भी हम लोग 76वीं बार मना रहे हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, 76वां ये गणतंत्र दिवस था। इससे जुड़े क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आई, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनको आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। जैसे जैसे 76वां ये था, इस बार की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इस बार की थीम रखी गई थी गणतंत्र दिवस समारोह की। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, ठीक है ना। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं ना। ध्वजारोहण मतलब कि तिरंगे को चढ़ाना, और फहराना मतलब कि तिरंगा पहले से रहेगा उसको खोल करके फहराना। तो खोल करके फहराना ये राष्ट्रपति करते हैं और कर्तव्य पथ पर करते हैं, जबकि तिरंगा जो है ये ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को लाल किले पर किया जाता है। तो कर्तव्य पथ पर, जिसका पुराना नाम राजपथ था, नाम बदल करके कर्तव्य पथ हो गया है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा फहराया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना, ध्वजारोहण मत कर देना। दूसरा, 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबाबो सुबियांतो थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और ये भी नए नए जीत कर आए हैं। इनको अभी इनवाइट किया था भारत ने, ये आए थे मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह पर, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, भारत पर्व आयोजित किया जा रहा है, ये 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें विभिन्न राज्यों की झांकियां निकल रही हैं और उन झांकियों में लास्ट में विजेता चुना जाएगा। तो वो जो विजेता होगा उसके बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा जब ये विजेता घोषित होगा। दूसरा चीज, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी को हर साल पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, इन सब की घोषणाएं करती हैं राष्ट्रपति। तो पद्म पुरस्कार का क्वेश्चन आज तो नहीं लिया गया है, वो इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पद्मश्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसको मैं चाहता हूं कि पहले डिटेल से आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर दूं जिसमें पद्मश्री तक रटा दूं आपको, उसके बाद डेली करंट अफेयर में लिया जाए। इसीलिए वो वीडियो आज दिन में आएगी।
पहले डिटेल सी, उसके बाद फिर अगले दिन मैं उसको डेली करंट अफेयर में कवर कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि पद्मश्री से इस बार रेलवे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे। तो जनरली सब पद्मश्री का नंबर हम लोग याद रखते हैं, है ना। लेकिन इस बार पद्मश्री विजेताओं के क्वेश्चन बने थे। खैर, ये जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनका रिवीजन कल हम लोगों ने किया था, आज आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस नाम से एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली लॉन्च की? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संजय नाम से एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, मतलब युद्ध क्षेत्र में मॉनिटरिंग करने के लिए एक सर्विलांस सिस्टम एक विकसित किया है इन्होंने, और इसका नाम है संजय। ये देखिए, ये है संजय। तो ये बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है। ये निगरानी रखेगा, कोई अवैध घुसपैठ ना होने पाए, कोई भी घुसपैठिया ना आने पाए, कोई आतंकवादी घटनाएं ना करे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा सर्विलांस ये करेगा। संजय, संजय का नाम क्यों रखा गया? इसके पीछे ऐतिहासिक घटना है। आप अगर महाभारत के बारे में स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र जो है ये तो अंधे थे। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, धृतराष्ट्र को महाभारत की पूरी कथा आंखों देखा हाल कौन सुना रहा था? संजय सुना रहे थे। संजय युद्ध में क्यों नहीं गए थे? क्योंकि संजय को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। तो जो अमर है वो अगर युद्ध में जाएगा तब तो सबको मार ही देगा, उसको तो मरना नहीं। इसलिए संजय को युद्ध से बाहर रखा गया था। तो ये क्या कर रहे थे? ये अपना महाभारत का आंखों देखा हाल बता रहे थे दूर से ही। तो वही आंखों देखा हाल ये बताएगा भारतीय सेना को, इसीलिए नाम रखा गया है संजय, ठीक है ना। मार्च 2025 से 3 चरणों में चरणबद्ध तरीके से ये भारतीय सेनाओं में शामिल किया जाएगा। संजय नाम होगा। अत्याधुनिक इसमें सेंसर, अत्याधुनिक एनालिटिक्स लैब बनाए गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल ने इसे बनाया है, स्वदेशी रूप से है, भारतीय सेना की मदद से, ठीक। अगला, 28 जनवरी 2025 को कहां पर भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला शुरू किया गया? भारत का सबसे पुराना और एशिया का भी सबसे पुराना ये पुस्तक मेला है बोई मेला। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला माना जाता है। तो ये कोलकाता में आयोजित होता है बोई मेला। ध्यान रहे, ये बुक फेयर है ना। अलग अलग मेला लगता है, अलग अलग उसका वो होता है। जब मैं बताता हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है तो ये भी ध्यान रखा करो, उसमें ये भी बताया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा ये धार्मिक मेला है, विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला है, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर मेला है ना, खुला वाला। तो ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। जैसे कुंभ भी चल रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा, मतलब ये तो हर मामले में सबसे बड़ा है ना, हालांकि ये धार्मिक मेला है। तो कुंभ मेला, उसके बाद जैसे बाली यात्रा होता है या ओपन एयर व्यापार मेला होता है, ये सबसे बड़ा। यहाँ पर पुस्तक की बात की जा रही है, पुस्तक का बुक का फेयर है और सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो इंडिया का ओल्डेस्ट और बिगेस्ट ये पुस्तक मेला है। 48वां संस्करण है, 28 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा, साल्ट लेक सिटी कोलकाता में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनईएस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापारिक पुस्तक मेला है और एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला, सबसे अधिक लोगों द्वारा भाग लिया जाने वाला ये पुस्तक मेला है, ठीक है। 1976 से शुरुआत हुई थी। अगला, जनवरी 2025 में कितने लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान और वीरता पदक आज देख लीजिए, पद्म पुरस्कार कल मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया इस बार 6 विभूतियों को। ये 6 पुरस्कार विजेता कौन है? एक है इसमें कृष्णकांत शुक्ला जी, वाराणसी के हैं। हिमांशु गुप्ता वृंदावन मथुरा से हैं। मनीष वर्मा कानपुर से हैं। कृष्णा यादव बुलंदशहर से हैं। कर्नल सुभाष देसवाल बुलंदशहर के हैं। डॉक्टर जय सिंह ये बहराइच के हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर भौतिक विज्ञान, उद्यमी, कृषि, महिला उद्यमी, कृषि उद्यम, केला उत्पादन, इन सबसे रिलेटेड व्यक्तियों को दिया गया है। यूपी गौरव सम्मान जो है पहले एस भारती पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया। और अब देखो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था ना, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब होता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। इस बार 74वां स्थापना दिवस था, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम के लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से। 11 लाख रुपए मिलता है और शील्ड मिलता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 25 जनवरी नहीं दोस्त, ये 24 जनवरी है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, ये ध्यान रखना। विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश, ये है थीम इसकी, ठीक है। अवध शिल्पग्राम में ये स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, यहीं लखनऊ में है, थोड़ी दूर पे है हमारे से। अगला, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन बना? तो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आती है हर साल, इस बार भी भारत में भारत का टॉप ब्रांड टाटा बनकर के ही उभरा है।
ये ब्रांड वैल्यू के रूप में देखा जाता है। टाटा ग्रुप जो है इसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है भारत में, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो है इसका 60वां स्थान है और टॉप 100 में इकलौती भारतीय कंपनी है ये टाटा ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से टाटा रिटेन मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिटेन किया है, मतलब कि पिछली बार भी था, इस बार भी है। एप्पल जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है। दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। तीसरे पर है गूगल, ठीक है। भारत में अगर इसके बाद बात करें, टाटा ग्रुप के बाद इन्फोसिस का नंबर आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आता है, एलआईसी का आता है। टाटा का ब्रांड वैल्यू $31.6 बिलियन है। अगला, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये बनाया जाएगा कहां पर, जहां पर शादी हुई थी अनंत अंबानी की, कहां हुई थी, जामनगर में। जामनगर गुजरात में सबसे बड़ा डेटा सेंटर रहेगा। जितने सेलिब्रिटी आए थे सबका डेटा इसमें रखा जाएगा। डेटा सेंटर है क्या, इसको समझो। देखो, जो हम लोग आप जैसे हम आपके पास कंटेंट पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो यूट्यूब पर हम अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। वो कंटेंट यूट्यूब पर रहता है। कब तक रहता है, हमेशा के लिए रहता है, जब तक हम डिलीट ना करें। लेकिन ये सब कंटेंट रखता कहाँ है यूट्यूब। यूट्यूब इसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाकर रखा है अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर बनाकर रखा है। तो उसी डेटा सेंटर में सुपर कंप्यूटर्स होते हैं और वहां पर स्टोरेज इनका होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है। वहां पर ये स्टोर करते हैं डेटा लोगों के। अब सोचो, करोड़ों लोग बना रहे हैं वीडियो, इतना हैवी हैवी वीडियो है, तो इतने बड़े डेटा सेंटर में वो रखता है यूट्यूब। घंटों घंटों की लाइव क्लासेस चल रही हैं, 12-12 घंटों तक न्यूज़ लाइव चलता रहता है। तो ये सबका डेटा स्टोर होता है। ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपना डेटा सेंटर बना रही है। अब ये जब डेटा सेंटर स्टोरेज ये बना रहा है, तो ये डेटा को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, रखेगा। अब ये भारत में बन रहा है, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर देखो, हम लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, अपना डेटा अगर किसी दूसरे देश में अगर हम लोग रख रहे हैं, तो डेटा ब्रीच का भी खतरा है। भाई अगर मान लो आप, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड का डेटा अगर हम दूसरी जगह पर रख रहे हैं किसी दूसरे देश में, उस देश से मान लो कल को दिक्कत हो जाती है, कोई टेंशन बढ़ जाती है, वो डेटा लीक करना शुरू कर देता है, तो फिर कितने करोड़ों भारतीयों का डेटा लीक हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए डेटा सेंटर इंडिया में हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये आगे कुछ प्लान भी कर रहे होंगे, मोटा भाई अंबानी है भाई। तो डिजिटल बुनियादी ढांचे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं पर ये मजबूत करने के लिए इंडिया को ये डेटा सेंटर अपना बना रहे हैं। किसकी मदद से? एनवीडिया की कंपनी की मदद से। एनवीडिया से ये सेमीकंडक्टर खरीदेंगे, उसके बाद डेटा सेंटर बनाएंगे, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? क्षमता होगी 1 गीगावाट की, ठीक है, 1 गीगावाट क्षमता वाला। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है मुकेश अंबानी। गुजरात के बारे में अगर बात करें तो गुजरात मैप में देखोगे, ये रहा गुजरात। गांधीनगर इसकी राजधानी है। गुजरात भारत के तटीय सीमा रेखा वाला सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। दूसरा सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर है आंध्र प्रदेश का। सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर गुजरात का होता है। कोस्टल मतलब कि समुद्र की तट वाली जो सीमा होती है। तो भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के सीएम हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। यहाँ पर 33 जिले हैं, विधानसभा में 182 सीट, लोकसभा में यहाँ से 26 और राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट जाती है, ठीक है ना। एक बार कोई एक स्टूडेंट था, वो पूछ रहा था, आप बोलते हो कि यहाँ पर इतना है और यहाँ से इतना जाती है, जाती है का मतलब कहाँ जाती है? तो जाती है का मतलब ये हुआ कि यहाँ ये दिल्ली में जाती है ना। विधानसभा तो उसी राज्य में होती है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ लोकसभा में 26 सीट जाती है यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ से 26 लोग बैठ करके जाकर दिल्ली में बैठते हैं, संसद भवन में, जो संसद भवन बना है वहां, ठीक है ना। तो शब्दों का मतलब समझो। तो जाती है कहाँ? संसद में जाती है सीट, ठीक है। चलिए, हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर, थुल झील, गिर नेशनल पार्क यहाँ है। गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में है, ठीक है। चलिए, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्ण राष्ट्रीय उद्यान है। एक और जरूरी बात, जो रिपब्लिक डे ऑफर शुरू किया गया था, इसका आज लास्ट डे है। 27 तारीख को लास्ट डे रखा गया है। तो आज आखिरी मौका है, जिनको जिनको भी एडमिशन लेना है, चाहे वो जीएस सफलता बैच में लें, जीएस का कंप्लीट इसमें सारे सब्जेक्ट कवर कराए गए हैं, और चाहे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का कॉम्बो बैच लेना चाहें, संकल्प बैच इसका नाम है, ये भी आपको 199 में मिल रहा है, ये भी 199 मिल रहा है। और एनटीपीसी वाला जो अर्जुन बैच है, ये भी 199 में मिल रहा है। तो इसके लिए आज आखिरी मौका है,
आखिरी दिन है। जिनको जिनको एडमिशन लेना है वो जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको, एमजेटी ऐप पर ये मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कूपन कोड आपको एमजेटी ही यूज करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, जगह जगह ऑप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप करना, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, आज आखिरी दिन है तो इसके बाद ऑफर बंद हो जाएगा, तो फिर मेरी गलती नहीं रहेगी। ठीक है ना, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगला, 76वें गणतंत्र दिवस पर कुल कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया? गैलेंट्री अवार्ड। तो गैलेंट्री अवार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंस किए जाते हैं पद्म पुरस्कारों के साथ ही। पद्म पुरस्कार तो हम लोग आज दिन में देखेंगे अच्छे तरीके से। गैलेंट्री अवार्ड को देख लेते हैं। गैलेंट्री अवार्ड इस बार 942 कर्मियों को दिया गया। ये अपने जो विभिन्न प्रकार के पदों पर, चाहे पुलिस हो और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सेना हो, इन सब के जो कर्मी होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये देखिए 942 पर्सनल्स अवार्डेड गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल, गैलेंट्री और सर्विस मेडल दिया जाता है। इसमें पुलिस के, अग्निशमन सेवा के, होमगार्ड के, नागरिक सुरक्षा के, सुधार सेवा के, इन सब के कर्मी होते हैं। वीरता पदक इसमें 95 दिया गया है, 95 को। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक 101 को दिया गया है और सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया है 746 को। टोटल 942 कर्मियों को सम्मानित किया गया है वीरता और सेवा पदक से। ठीक है ना, चलिए, अब वीरता पदक में भी कई पदक होते हैं। एक होता है सेना वाला वीरता पदक, ठीक है, जिसमें आपका अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और उसके बाद फिर वीर चक्र, चक्र वाला होता है ना, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये होता है। वो दूसरा वाला है, वो सेनाओं को मिलता है। चलिए अगला, भारत डीप ओशन मिशन के तहत अपनी पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करेगा। इसे कितने मीटर की गहराई तक जाने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है और मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी दी थी आपको। ये देखो, भारत ने अपनी पहली मानव पनडुब्बी भी लॉन्च करने की योजना बनाई हुई है। अपना अंतरिक्ष मिशन, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन तो बन रहा है। जो पहला अंतरिक्ष मिशन है वो है, नाम उसका गगनयान। गगनयान मतलब गगन में जाएंगे, गगन मतलब आकाश। जो ये मानव पनडुब्बी होगी, मतलब कि जल में जाना होगा, समुद्र में अंदर जाना होगा, इसका नाम है समुद्रयान। समुद्रयान, ठीक है ना, समुद्रयान। लेकिन समुद्रयान का ही एक सब पार्ट है, समुद्रयान का ही एक सब जो समरसेबल बनाया गया है। समरसेबल क्या होता है? जो पनडुब्बी का छोटा रूप होता है। तो वो जो बनाया गया है उसका नाम है मत्स्ययान। मत्स्या 6000, ये इसका नाम है। समुद्रयान से भेजा जाएगा मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी सबमर्सिबल होगा, ये 6000 इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये 6000 की मीटर की गहराई तक जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो ये लक्ष्य रखा गया है 6000, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का लक्ष्य है। इसमें अभी इनिशियल स्टेज में 500 मीटर तक भेजा जाएगा, क्योंकि देखो जितनी गहराई तक जाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है पानी का, है ना। तो प्रेशर पड़ता है, इसलिए ये जो बनाया गया है ना, ये बहुत ज्यादा सख्त बॉडी का बनाया जाता है। आपने अभी वो न्यूज़ सुनी होगी, एक बार ऐसे ही टाइटैनिक जहाज देखने के लिए एक समर्सिबल जा रहा था और वो इम्प्लोजन हुआ था उसमें। इम्प्लोजन, ठीक है, मैंने आपको वीडियो दी थी 1-2 साल पहले की शायद घटना है। इम्प्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन सुने हो ना? एक्सप्लोजन क्या होता है? जो बम वगैरह दगते हैं वो एक्सप्लोजन करते हैं, मतलब वो एक्सप्लॉइड किए, बाहर की तरफ फटे, वो फैले। लेकिन इम्प्लोजन मतलब कि जो बॉडी है वो चिपक जाएगी, और चिपकती कब है? जब बाहर से कोई प्रेशर पड़ रहा होता है। तो वो समुद्र के अंदर जा रहा था तो अचानक से उसमें इम्प्लोजन हो गया था, 4 लोग मारे गए थे, याद होगा आपको, कई बिलियनियर थे उसमें। ऐसे ही इम्प्लोजन इसमें ना होने पाए, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त बॉडी की ये बनाई जाती है। खैर, तो ये बाकी आप समझ गए होंगे कि ये हम लोग 2026 तक का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। समुद्रयान मत्स्य 6000 को भेजेंगे। तो 500 मीटर की गहराई तक फर्स्ट स्टेज में, फिर अगले वर्ष तक यानी कि 2026 तक 6000 मीटर तक यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे। जाकर के क्या करेंगे? पानी के नीचे संसाधनों की खोज करेंगे, साथ ही साथ में समुद्री जैव विविधता के ज्ञान को स्टडी करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भाई कुछ कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं। ठीक है, तो इससे अपना जो ब्लू इकोनॉमी है इसको बढ़ावा मिलेगा। ये सब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। अगला, जनवरी 2025 में माइकल मार्टिन या मिकेल मार्टिन को किस देश का दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो मिशेल मार्टिन जो है ये बन गए हैं आयरलैंड के दोबारा से प्रधानमंत्री। अब इसमें भी ट्रंप का हाथ है ना, एक प्रकार का ट्रंप का दबाव है। इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन अगली बार जो है ट्रंप का ही प्रेशर पड़ा और इनको दोबारा से चुन लिया गया। इनकी जो फाइन ग्लेन के साथ गठबंधन हुआ और फिर से ये बन गए आयरलैंड के प्रधानमंत्री।
तो स्वतंत्र सांसदों के समर्थन ने इन्हें पद हासिल करने में सहायता की, और वो ट्रंप का ही दबाव माना जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से। आप देखो यहाँ पर मिशेल मार्टिन री इलेक्टेड एज आयरिश प्राइम मिनिस्टर एमिड ट्रंप थ्रेट। ट्रंप के थ्रेट के बाद ट्रंप जो है ना सबको हड़का के रखे हैं। बता रहे थे ना कि ट्रंप के आने से दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, आयरलैंड कहाँ पर है? राजधानी इसकी डबलिन होती है, मुद्रा यूरो होता है। आयरलैंड दिखाता हूँ मैप में। आप यूरोप का मैप देखोगे ना, यूरोप में आप ये दिख रहा होगा, ये ब्रिटेन को पहचान रहे हो, डेनमार्क है इधर, इधर आपका जर्मनी दिख रहा है, इधर नीचे ये पेरिस है, मतलब फ्रांस दिख रहा है, तो इधर ये ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन को देखो, समझो ध्यान से कि यहाँ पर ना ये है आपका इंग्लैंड, यहाँ पर पड़ जाता है वेल्स, और ये पड़ जाता है आपका स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीन मिल करके ये बनाते हैं ब्रिटेन। ठीक है, और इसी ब्रिटेन में अगर ये नॉर्दर्न आयरलैंड वाला भी हिस्सा जुड़ जाता है, ये भी ब्रिटेन के ही कब्जे में है, ये भी जुड़ जाता है, तो इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, या कहे यूके। तो इतने वाले हिस्से को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो हिस्सा लिए हैं ना, ये किससे लिए हैं? ये लिए हैं आयरलैंड से। यही है वो आयरलैंड जिसका नॉर्दर्न हिस्सा ये इसके कब्जे में है, यूके के कब्जे में है। तो ये मिला करके बनता है यूके, लेकिन बाकी वाला जो साउथ हिस्सा है वो है आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन, जहां पर इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। समझ में आई बात? चलिए अगला। और ये यूके, जब मैं कहूँ यूके और ब्रिटेन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ के एक ही प्रधानमंत्री होंगे, सबके अलग अलग यहाँ पर लीडर होंगे, मतलब जो प्रतिनिधित्व करता है कह सकते हैं वो होंगे। इंग्लैंड के अलग, उसके बाद वेल्स के अलग, स्कॉटलैंड के अलग, लेकिन सबका संयुक्त प्रधानमंत्री एक ही होगा। ठीक है, जैसे जो अभी कीर स्टारमर है। निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला वनडे टीम का टीम ऑफ द ईयर चुना गया? आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। अब टीम ऑफ द ईयर में चुना गया है ना, आईसीसी महिला टीम ऑफ द ईयर, क्योंकि टीम में तो अकेले तो स्मृति मंधाना होंगी नहीं, 11 खिलाड़ी होंगी, तो उन्हीं 11 खिलाड़ियों में 2 भारतीय हैं, इसलिए बना है न्यूज। तो यहाँ दीप्ति शर्मा को और स्मृति मंधाना को इसमें चुना गया है, और किसी भारतीय को जगह नहीं मिली है 11 में। ठीक है, पुरुषों में, पुरुष का भी जारी किए, महिलाओं का भी जारी किए वनडे के लिए। पुरुषों में किसी को जगह नहीं मिली, किसी भारतीय को। महिलाओं में इन दोनों को मिली, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2024 के लिए। और यहाँ पर देखो, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के दबदबे पुरुष टीम में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं था। जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है, जो फलाडी सीईओ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। क्लियर? चलिए, तो फिलहाल ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप सबसे कम समय में सबसे ज्यादा डिटेल कंटेंट के साथ आपको करंट अफेयर ओनली मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एमजेटी ऐप पर पीडीएफ और डिटेल किसका क्विज वगैरह मिलता है, तो आप उसका भी लाभ उठाइए। कल मैंने आपसे पूछा था कि बताइए 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया? अभी मैंने बताया आपको, उत्तर प्रदेश ने। एसआईटी का पूरा नाम क्या होता है सुरक्षा के क्षेत्र में? तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है। कई कई मामलों पर एसआईटी का गठन किया जाता है ना। आज आपको क्या बताना है? सरला एविएशन किस नाम से भारत की पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च करेगी? बताइए, इसका नाम बताइए, ये छूट गया था नाम, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्या नाम रखा गया है, जो सरला एविएशन भी 2028 में लॉन्च करेगी ना। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इजी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। और अपनी पुस्तक अगर आपने नहीं ऑर्डर किया है तो उसको ऑर्डर कीजिए फटाफट से, और तैयारी शुरू कर दीजिए। आप आज शुरू करने जा रहे हो तो आप समझो 25 दिन पहले से आपके कई साथी शुरुआत कर चुके हैं इस किताब से पढ़ाई। तो आप पीछे मत होइए, फटाक से इसको ऑर्डर कीजिए और पढ़ाई आज से शुरू कीजिए। इसमें चैप्टर वाइज, टारगेट वाइज आपको बना बना करके दिया गया है, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।